तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि थंबनेल में देख लिए होंगे, ठीक है, ये आपका क्लास 9th के बच्चों के लिए मॉडल पेपर का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, एसएसटी का। लेकिन ये जो मॉडल पेपर है ये हमारे द्वारा बनाया गया मॉडल पेपर है, ठीक है। अभी जैक का ऑफिशियल मॉडल पेपर अभी तक नहीं हुआ है अपलोड, ठीक है। तो वो भी कुछ ही दिनों में जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा मॉडल पेपर, एग्ज़ाम के फाइनल एग्ज़ाम के पहले, जो कि हर साल होता है, इस साल भी होगा। तो अभी हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स तो को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और कितना आंसर आपका इसमें से सही हो रहा है, तो आंसर ये जो होगा आपका, ठीक है, कितना आंसर आप सही कर रहे हैं ये आप प्लीज़ कमेंट में बता के जाइएगा, ठीक है, कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। हाँ, क्योंकि और पहले आंसर मत देखिएगा, पहले खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं सकते हैं तो ही आंसर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से है पहला क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है, सभी प्रश्न अनिवार्य है लिखा गया है, ठीक है, हमारे द्वारा टाइप किया गया है, जैसे कि पहले बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये इतिहास का रहने वाला है, ठीक है, हिस्ट्री का। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, रूस का सम्राट या इंग्लैंड का सम्राट? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन है वो भी, फ्रांस का सम्राट। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो ये फ्रांस का सम्राट था। इंग्लिश में भी, जिसको जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए देन आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? 1917 के जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? फरवरी क्रांति या फिर खूनी रविवार, अक्टूबर क्रांति या मार्च क्रांति? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? 1917 के जारशाही पतन को हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, लेनिन कौन था? तो लेनिन कौन था? तो ये इसको देख सकते हैं, बोल्शेविक पार्टी का नेता, या बोल रहा है अंतरिम सरकार का नेता, या फिर लिखा है आपका गौ नंबर आपका है मेंशेविक पार्टी का नेता, या फिर उदारवादी दल का नेता। तो कौन था लेनिन? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोल्शेविक पार्टी का नेता, ठीक है, लेनिन था। फिर बोला मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? कौन कौन से देश शामिल थे मित्र राष्ट्र में? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जर्मनी, इटली, जापान। ऑप्शन नंबर बी में है ब्रिटेन, जर्मनी, इटली। ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस, जर्मनी, जापान। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो था वो मित्र राष्ट्र में शामिल थे, ठीक है, ये देश। सॉरी, छोटा हो जा रहा है, रुकिए स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सन 1600 में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? कितना भाग कृषि अधीन था? तो क्वेश्चन नंबर 5 तो पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, सन 1600 में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? तो कितना, छठा भाग, पांचवा भाग, चौथा भाग या तीसरा भाग? कितना भाग जो था वो कृषि अधीन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका छठा भाग, ठीक है। तो छठा भाग जो था 1600 में कृषि अधीन था, क्षेत्र था। फिर बोले भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? तो 1863 ईस्वी में, या 1865 या 1864 या फिर 1866 ईस्वी में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1864 ईस्वी में क्या होता है, भारतीय वन सेवा की स्थापना। फिर क्या बोल रहे, क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिर क्या लिया है, भाबर किसे कहते हैं? भाबर किसे कहते हैं? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास का मैदान, या तटीय मैदान, या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में सूखा जंगल का इलाका, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाबर किसको कहते हैं हम लोग? सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या हो रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का जो इलाका होता है उसी को क्या कहते हैं, भाबर। फिर बोल रहा है
इंग्लिश में भी चाहे तो देख सकते हैं। फिर क्या है, क्या लिखा है, कामनस किसे कहते हैं, ठीक है, कामनस किसे कहते हैं, साझा जमीन को या साझा जंगल को या साझा उद्योग को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, साझा जमीन को क्या कहते हैं, कामनस। क्वेश्चन नंबर आपका है 9 नंबर, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 22 गज, 26 गज, 24 गज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नहीं, ए, 22 गज जो होता है क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। फिर क्या हो रहा है, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो इसका आप देख सकते हो ऑप्शन किस तरह से है, 1903, 1904, 1905 या 1906। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 1905 ईस्वी में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। यूनिट 2 में है भूगोल का, ठीक है, जियोग्राफी में है, हम लोग देखेंगे यूनिट 2 में है जियोग्राफी, उसका आप क्वेश्चन देखने वाले। क्या बोल रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है, तो किस देश को छूती है, कौन कौन सा है, देखिए किस देश को बोल रहा है ना, कौन कौन सा राज्य हमारा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है, चीन को या फिर बोल रहा है भूटान का या नेपाल का या म्यांमार का, तो कौन सा देश को, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तो चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गोवा मतलब नेपाल का, नेपाल जो है वो उसका इनके साथ जो है बॉर्डर लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है, क्या है, कोरोमंडल या फिर कनंड या फिर कोकन या फिर उत्तरी सरकार, तो कौन सा हो जाएगा, 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नड़, क्या है, कन्नड़, ठीक है, गोवा में जो दक्षिणी में स्थित है पश्चिमी तट में वो क्या है, कन्नड़। फिर क्या हो रहा है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो सतपुड़ा से या अमरकंटक से या ब्रह्मागिरी से या फिर पश्चिमी घाट के ढाल, तो कहाँ से है इसका उद्गम, तो ऑप्शन नंबर बी जो है अमरकंटक, ठीक है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो चक्रवातीय अवदाब या फिर बोल रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ या फिर मानसून की वापसी या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून, तो इसका कौन सा हो जाएगा, 14 का हो जाएगा बी, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है शीत ऋतु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिनकोना के ब्रिज कितनी वर्षों वाले क्षेत्रों में, कितना वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, किसका ब्रिज, सिनकोना का ब्रिज, ठीक है, तो 100 सेमी या फिर 70 सेमी या 50 सेमी या फिर इससे कम, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 सेमी, जिसमें 100 सेंटीमीटर जिसमें वर्षा होती है उन क्षेत्रों में सिनकोना का ब्रिज पाया जाता है। फिर बोल रहा है परिणाम क्या है, दर है, उच्च मृत्यु है या उच्च है या अधिक है, तो परिणाम क्या है आपका, इसका हो जाएगा ए, दर होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या दमन, क्या है, दीप और दमन, तो इसमें से किसमें आप जाना पसंद करेंगे, तो लक्षद्वीप में, ठीक है, अगर आप किसमें, ग्रीष्म अवकाश में अगर जाएंगे गर्मियों की छुट्टी में, ठीक है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो चलिए इसका देखते हैं, ऑप्शन देखिए, पढ़िए, अनाईमुंडी या फिर महेंद्रगिरी या फिर कंचनजंगा या खासी,
तो 18 का हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर, ठीक है, महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो लवणीय जल वाली झील कौन सी है? संभार, या फिर बुलर, या फिर डल, या फिर गोविंद सागर। तो किसमें जो है लवणीय झील है, कौन सा लवणीय झील है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है संभार जो है वो लवणीय झील वाला जल वाला झील है, ठीक है। फिर क्या बोले, भारत में मानसून का आगमन निम्न में से कब होता है? तो कब होता है? प्रारंभ में, सॉरी ये आपका ऑप्शन ही थोड़ा गलत है, देखिए इधर देखिए, ईयरली मई में, या फिर मतलब प्रारंभ के मई में होता है, या फिर प्रारंभ के जून में, या फिर प्रारंभ के जुलाई में, या प्रारंभ के अगस्त में। तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, ईयरली जून, ठीक है, प्रारंभ जून के प्रारंभ में ही मानसून का आगमन हो जाता है भारत में। अब हम देखेंगे इकाई 3, ठीक है, यूनिट 3 में देखेंगे, जिसमें हम आपका नागरिक शास्त्र, जिसको आप लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ये आप देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं क्या है। चिले की सोशलिस्ट पार्टी की स्थापक कौन थे? ठीक है, चिले के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, सल्वाडोर आयदे, ठीक है, या फिर बोल रहा है पिनोसे, या फिर बोल रहा है मिशेल बोसेले, या फिर बोल रहा है लेक वालेसा। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सल्वाडोर ओएदे, ठीक है, सल्वाडोर ओएदे। फिर बोल रहा है एनक्रुमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने? पोलैंड, धामा, दक्षिण अफ्रीका, या नेपाल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, धामा का, ठीक है। फिर बोला निम्नलिखित में कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? क्या बोल रहा है? अदालत में पानी को अपने जीवन के साथ का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना। फिर क्या बोल रहे हैं? अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना। कौन सा इसमें लोकतांत्रिक तरीका नहीं है बोल रहे, ठीक है। फिर क्या बोल रहे? सरकारी नीतियों के खिलाफ जन सभा करना, या फिर बोल रहे सरकारी अधिकारों को पानी के साथ रिश्वत देना। तो कौन सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सरकारी अधिकारों को पानी के साथ रिश्वत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या बोल रहा है? संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो कौन थे? इसका था ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष। फिर देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका और उनके पड़ोसी देशों का, स्त्री और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और अवशेष बहुसंख्यकों का, या फिर बोल रहे हैं रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो गोरे लोग थे वो अल्पसंख्यक थे, और जो अश्वेत थे मतलब जो काले थे वो बहुसंख्यक थे। तो उनके बीच में इसमें दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा टकराव हुआ था, ठीक है। फिर क्या बोला? भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता? भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा मतदाता है, ये होगा क्या? या फिर बोला भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है, या फिर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर ग नंबर बोल रहा है आपका भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है, या फिर आपका घ नंबर बोल रहा है ऑप्शन भारत में चुनाव हारने वाली पार्टी जनादेश स्वीकार कर लेती है। तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कारण सही नहीं है। भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा मतदाता है, ये तो कहीं का ये नहीं हुआ, ठीक है ना, बात नहीं है, जो कि कथन सही नहीं है बिल्कुल। फिर मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है?
भारतीय न्यायपालिका, भारतीय संसद, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो कौन मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है? तो इसका हो जाएगा 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है, किसका पास है इसका अधिकार? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास, राष्ट्रपति या भारतीय संसद या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 देखते चलिए। भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किए गए हैं? तो कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 8, 6, 9, 10। कितना? ऑप्शन नंबर ए, 8 प्रकार के मौलिक अधिकार, सॉरी 29 का बी 6। ठीक है, 6 जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए प्रत्येक नागरिकों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को, 10 अक्टूबर, 10 दिसंबर या 10 फरवरी। तो इसका हो जाएगा सी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व भर में मानव अधिकार दिवस। अब हम लोग ईस्वी 4 या फिर यूनिट 4 देखेंगे, जिसमें हम लोग अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? पलामू के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या था? सहरपुर, या फिर बोल रहे हैं रायगंज, या फिर रामपुर, या फिर भरतपुर। तो कौन सा हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शाहपुर। शाहपुर जो था वो पलामू के निकट में बड़ा गांव था। फिर बोल रहे हैं भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई? ठीक है, कहाँ आरंभ हुई? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या फिर बोला मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, या बोला छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, या फिर बोला झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। तो कहाँ पर भारत में सर्वप्रथम आधुनिक कृषि शुरू हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। फिर बोल रहे खरीफ फसल किस मौसम में होते हैं? तो किस मौसम में होते हैं खरीफ फसल? गर्मियों में, वर्षा ऋतु में, सर्दी ऋतु में, या फिर बसंत ऋतु में। तो कौन से महीने में होता है? तो वर्षा ऋतु में होती है खरीफ फसल। ठीक है, फिर कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। तो ये सभी जो है वो क्या करते हैं? बढ़ाते हैं किसको? जनसंख्या की गुणवत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले? भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा, अस्वस्थ, गरीबी, इनमें सभी। तो ये सभी जो है वो कारण है किसकी वजह से? भारत में बेरोजगारी होने का। तो इनमें सभी घ आंसर इज करेक्ट। फिर क्या बोल रहे? NSSO का पूरा नाम लिखे। क्या है? NSSO का पूरा नाम है, तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, या बोल रहे राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना, या फिर बोल रहे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय NSSO का है आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। फिर बोल रहा है निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधियां है? निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधियां है? 3, 4, 2, 1। कितना विधि है? ऑप्शन नंबर सी 2। उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात कितना है? क्रमशः आपका है 47 और 43%, या फिर क्रमशः है आपका 50 और 75%, या फिर बोल रहा है
क्रमशः 41 और 39%, या फिर बोले क्रमशः 25 और 60%। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 47 और 43%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 2 क्वेश्चन है। क्या है बफर स्टॉक? क्या है बफर स्टॉक? क्या है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, गरीब व्यक्तियों द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, अमीर व्यक्तियों द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, या फिर व्यापारी द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। तो क्या है बफर स्टॉक? बफर स्टॉक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, स्टॉक ऑफ ग्रेन स्टॉक बाय गवर्नमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 जो कि है खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है? भूमिहीन श्रमिक, या फिर पारंपरिक क्या दस्तकार, या फिर कामगार, या फिर बोले निराश्रित तथा भिखारी, या इनमें से सभी। तो खाद्य असुरक्षित वर्ग कौन से है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, जो जिसके पास अपना भूमि नहीं है, भूमिहीन जो श्रमिक है वो भी होते हैं, या और कौन होते हैं पारंपरिक जो दस्तकार, या फिर जो कामगार होते हैं वो लोग भी होते हैं, और निराश्रित या फिर भिखारी लोग जो होते हैं वो लोग भी क्या होते हैं? खाद्य असुरक्षित होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।